सभी छात्रों का गुरुकुल एकेडमी कायमगंज में अभिनंदन एवं स्वागत। तो आज ये बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, जिसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं अपकमिंग है, जो आने वाली हैं, उन परीक्षाओं के लिए हमारे यहाँ बैच सुचारू रूप से चालू हो गए हैं। और जिसी में यूपीएसआई भर्ती लगी हुई है, यूपी होमगार्ड, इसके बाद यूपी पुलिस भी आने वाली है, रेलवे ग्रुप डी जिसकी अब परीक्षा डेट आने वाली है। कैट ने भी अपना जो फैसला था वो सुना दिया कि जो 10th या हाई स्कूल किए हुए हैं वही इसमें एलिजिबल है, इसके बाद आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं अगले 6 महीनों में लगी हुई हैं। तो उन्हीं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल एकेडमी में नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। तो आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका सिलेबस इन 6 महीनों में कवर हो सके और बहुत अच्छे तरीके से इसकी एक प्रैक्टिस हो सके। तो आइए, इसी में सबसे पहले हम एक बात करेंगे एक सब्जेक्ट की, हिंदी। अगर हिंदी देखा जाए तो आपका यूपीएसआई हिंदी सब्जेक्ट बिल्कुल अलग रखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी सब्जेक्ट बिल्कुल अलग रखा हुआ है, और हिंदी सिलेक्शन में आपका बहुत अहम रोल निभाती है इन परीक्षाओं में। तो उसी का कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे दिए गए, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले बताया कि हिंदी का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है आपका भाषा। अगर हम बात करें भाषा, तो भाषा क्या है, भाषा से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, आज ही ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कहेगा भाषा क्या होती है, तो भाषा दो या दो से अधिक मानव के बीच जो भी विचारों का आदान प्रदान होता है, उसका जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन कर सकता है कि जो भाषा है वो किस धातु से निकल के आया है, तो भाषा शब्द जो निकला है वो भाष धातु से बना है। इसके बाद कह सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो देखिए भाषा सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुई थी वो मौखिक रूप से स्टार्ट हुई थी। तो अगर मौखिक रूप से आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहोगे ध्वनि है। अगर आपसे पूछता है कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहोगे वर्ण या अक्षर है। अच्छा, दोनों दे दे कि ध्वनि और अक्षर दोनों अगर ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप ध्वनि को सबसे पहले चूज करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि जो भाषा होती है वो हमेशा होती है, आपको ब्लैंक खाली कर देगा और उसमें आपको भरना होगा भाषा हमेशा होती है। तो कैसी होती है, सार्थक भाषा। जो भी आप यूज कर रहे हो या जो भी किसी को समझा रहे हो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, ठीक है। तो इसलिए भाषा को क्या बोला गया, भाषा हमेशा सार्थक होती है। अब भाषा जो बनी होगी, लिखित रूप से जो भाषा बनी होगी वो लिपियों से बनी होगी। तो सबसे पहले लिपियों के भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कहेगा मराठी है, संस्कृत है, हिंदी है, ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बता सकते हो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर बात करें इसका क्राइटेरिया पूछते कि बाएं से दाएं लिखी जाती है या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो हम कहेंगे जो हिंदी लिखी जाती है वो हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। फिर हम बात करते हैं दूसरी लिपि के बारे में। दूसरी लिपि जो आती है वो आपकी आती है उर्दू लिपि। तो उर्दू जो कहेगा उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट कहेगा अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हम कहेंगे अंग्रेजी जो है वो आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। एक और क्वेश्चन आता है पंजाबी लिपि का। पंजाबी मतलब गुरुमुखी लिपि का। तो कहेगा पंजाबी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो हम कहेंगे गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं शुरुआत के जो हमने भाषा चैप्टर में पढ़ाए होंगे और काफी विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन किया है पहले चैप्टर का। तो आइए कुछ विशेष प्रकार के विविध प्रश्न जो यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिंदी से संबंधित जितने भी दिवस आते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे कहा गया है हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले अगर विकास क्रम की बात करें
तो विकास क्रम तो यहाँ पे दिया नहीं। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में जो भाषा युद्ध हुई थी वो हुई थी संस्कृत, क्योंकि जो आर्य लोग आए थे उनकी मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद जिस भाषा का जन्म होता है वो है पाली। पाली के बाद अगर किसी का जन्म हुआ वो कौन है? प्राकृत। प्राकृत के बाद आपकी क्या थी? अपभ्रंश। अब भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, वो क्या है? अपभ्रंश का ही एक कारण है। तो अपभ्रंश के अगर आपसे रूप पूछता है तो कितने बताओगे? कुल 6 रूप हैं, ठीक है, जिसमें सौर सेनी आती है, पौष आती है, महाराष्ट्री आती है, मागधी आती है, समागधी आती है, ये सारे आदि रूप हो जाते हैं इसके। इसके बाद अपभ्रंश के बाद आती है अभट्ट, और अभट्ट के बाद आती है हिंदी। तो ये इसका क्या हो जाता है? विकास क्रम हो जाता है। फिर हम लोग बात करने वाले थे किसके बारे में? दिवस के बारे में। आइए, तो यहाँ पे दिया गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। तीसरा दिया गया है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। तो आपके कुछ ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो सभी को याद होने चाहिए। फिर क्वेश्चन और आता है कि ब्रजबुली जो है, ब्रजबुली इसका पुराना नाम क्या है? तो यह ब्रजबुली किस में आती है? तो इसे पुरानी बांग्ला जो होती है, पुरानी बांग्ला, उसको हम ब्रजबुली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया था, अच्छा ये देखो सारे रूप दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट यहां से दिया गया है कि जो हिंदी का समय रहा है, समय काल, वो पूछ लेता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी का आदिकाल जो है वो कब से कब तक चला था? तो 1000 से लेकर 14 ईस्वी तक। हिंदी का मध्यकाल कब से कब तक चला है? 1400 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। फिर अगर बात करते हैं हिंदी का आधुनिक काल कब से कब तक चला है? 1800 से वर्तमान तक। लेकिन क्वेश्चन करेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के जो कालों को है वो कितने रूपों में डिवाइड किया है? तो हिंदी के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 काल बताए गए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका आदिकाल। आदिकाल चला था उन्हीं के अनुसार 1050 से 1375 तक। दूसरी बात करें कि भक्ति काल कब से कब तक चला है? तो भक्ति काल चला है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। नेक्स्ट बात करें रीत काल कब से कब तक चला है? तो रीत काल चला है 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। और अगर हम बात करते हैं कि आधुनिक काल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब से कब तक है? तो 1900 ईस्वी से वर्तमान तक, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कुछ हिंदी का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान में कुछ किया गया है। तो संविधान से कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कहेगा संविधान के किस अनुसूची में भाषा दी गई है? तो अनुसूची नंबर 8। फिर कहेगा संविधान में के किस भाग में भाषा को निर्देशित किया गया है? तो भाग नंबर 17। संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक। फिर बात करेगा मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी थी? 14। नेक्स्ट करेगा कि वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 है। इसके बाद भाषाएं जो 14 से 22 हुई हैं उनके संशोधन आपसे पूछ लेगा। तो पहला संशोधन जो हुआ था वो था आपका 21वां संविधान संशोधन। दूसरा जो हुआ था आपका 67वां संविधान संशोधन, और 67 मानी 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। 67 की बात जो है वो 21वां संशोधन है 1967 में। अगर बात करें 71वां संशोधन कब हुआ? 1992 में। फिर कहेगा 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। तो जो पहला संशोधन हुआ था उसमें केवल एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। फिर 71वां जब हुआ था तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है, मणिपुरी, नेपाली, इस तरीके से। और चौथे जो तीसरा संशोधन है वो है 92वां। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ गई बोडो मॉस करके, इसकी शॉर्ट ट्रिक आती है बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल पूछे जाते हैं हिंदी से संबंधित, जैसे इसने किया है अनुच्छेद नंबर 120 में किसके बारे में लिखा है? तो अनुच्छेद जो 120 लिखा है वो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 210 तो इसमें विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 343 तो इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिखित देवनागरी होगी, इसके बारे में कहा गया है। अगर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 344
तो राजभाषा आयोग का गठन और संसद समितियों के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो राजभाषा आयोग बना था वो किस सन में बना था? तो राजभाषा आयोग जो बना था 1955 में बना था। फिर कहेगा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सीधे लगाओगे वीजी खेर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 345। इसमें क्या है? राज्य की राजभाषा। अब जैसे हर राज्य की अपनी अपनी राजभाषा होती है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है, तो आप कहोगे उर्दू। फिर कहेगा उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? सीधे कहोगे आप हिंदी। दूसरी कौन सी उत्तराखंड की भाषा है? संस्कृत। फिर आता है कि केरल की राजभाषा क्या है? तो आप कहोगे मलयालम। लक्षद्वीप की क्या है? मलयालम। नागालैंड की क्या है? अंग्रेजी। तो जो 28 राज्य भारत में, हर राज्य की अपनी राजभाषा है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल पूछ रहा है वो आर्टिकल नंबर 346 कहेगा 346 में किसका वर्णन है? तो राज्य और जो केंद्र सरकार होती है उसके भी जो पत्राचार की भाषा होती है वो किस आर्टिकल में दर्शाई गई है? अनुच्छेद नंबर 346। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 347, तो जो जनजातियां होती हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बताया गया है। 348 में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसकी भाषा जो होगी वो आपकी आर्टिकल नंबर 348 में बताई गई है। अगर हम बात करें 350, तो जो बच्चे होते हैं उनकी जो प्राइमरी शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल नंबर 350। फिर अगर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 351 में क्या लिखा हुआ है? तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आर्टिकल नंबर 351 में बताया गया है। तो ये थे हम लोगों के कुछ इंपोर्टेंट हिंदी के प्रश्न। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो अभी छूटे हुए हैं, सीधे वीडियो में एक साथ नहीं आ सकते। तो कोशिश यही करना, अगर ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर लेते हो तो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो बार बार उसका आप लोग अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद ही आपको उसका फल मिलेगा। तो ठीक है, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।